वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल की क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में हमने थ्योरेटिकल अप्रोच लिया था और आप सबने समझा था कि स्केलिंग होती क्या है, और उस क्लास में कुछ ऐसा नहीं था जो हम आपको यहाँ लिख कर समझाते। तो इसलिए पहली क्लास को हमने पीडीएफ पे करवाया था, और इस क्लास नंबर 2 में आज हम आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे, फिर वापस से पीडीएफ पे चलेंगे। एक इक्वेशन है हमें जो समझनी है डिफ़िकल्टी लेवल की। तो अभी तक जो डिफ़िकल्टी लेवल कल हमने पढ़ा उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। पहले हम आते हैं नॉर्मल पे, नॉर्मल के कर्व को थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसकी मदद से इस डिफ़िकल्टी लेवल में वैल्यू को देखेंगे कि कितनी आती है वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग नॉर्मल का एक तो पढ़ते हैं PDF एफ जिसकी वैल्यू होती है 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू दी पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल ऑफ स्क्वायर। ये तब होता है जब x फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। जब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0 1 में, मीन्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में, तब हमारा फंक्शन f(x) क्या आता है 1/√2 पाई ई रेस टू दी पावर -1/2 जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जेड है तो जेड के फॉर्म में कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का होता है पीडीएफ। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के पीडीएफ से हम दो तरह की टेबल बनाते हैं। एक टेबल को नाम देते हैं ऑर्डिनेट की टेबल, और दूसरी टेबल को नाम देते हैं एरिया टेबल। तो ऑर्डिनेट की टेबल में क्या होता है, ऑर्डिनेट की टेबल में हम फंक्शन एफ जेड की वैल्यू को लिखते हैं एट जेड। अगर हम जेड की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 1/√2 पाई, और अगर जेड की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये मिल जाएगा 0। यानी अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें ऐसे, तो आप चाहे प्लस इन्फिनिटी पुट करिए चाहे माइनस इन्फिनिटी पुट करिए। माइनस इन्फिनिटी में फंक्शन 0 रहेगा, माइनस इन्फिनिटी कहीं होता नहीं तो हम 0 पे टच नहीं कराएंगे, बस ऐसे दिखा देंगे कि 0 के पास में है। कहते हैं इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, इसको एसिम्पटोट्स कहते हैं। तो इन्फिनिटी जब कहीं है नहीं तो टच कहाँ कराएंगे, तो बस उसके पास लाते हैं। सिमिलरली जब प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो भी ये रहेगा, और जब 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, यानी 1/√2 पाई। तो अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो और टेबल में जाके चेक करो तो उतनी ही होती है जितनी 0 पे वैल्यू आती है। ये एक बार हमने करके दिखाया भी था। खैर, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ये था ऑर्डिनेट। इस तरीके से हम ऑर्डिनेट की टेबल बनाते हैं एट द वेरियस पॉइंट ऑफ जेड बिटवीन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और जब उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे तो हमको इस तरीके का कर्व मिलता है, जिसको हम जानते हैं नॉर्मल कर्व के बारे में नाम से। नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिकल होता है। 0 के इधर जितना होगा उतना ही 0 के इस तरफ होगा। अब आते हैं एरिया पे। तो एरिया टेबल क्या होता है, जब हम एरिया टेबल की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि किसी भी पॉइंट को चूज़ करो। इस पॉइंट को हमने जब चूज़ किया तो नॉर्मल के कर्व में हमको इस पॉइंट तक का एरिया चाहिए होता है। अब एरिया कहाँ से लेना है, इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला कि आप 0 से ले लो यहाँ तक, दूसरा ये कि -इन्फिनिटी से यहाँ तक ले लो। दो टेबल होती हैं। 0 से लेने के केस में क्या होता है, 0 से जब हम लेते हैं तो इधर वाले को 0.5, जो कि नॉर्मल का सिमेट्रिकल कर्व होता है, 0 इसका मीन मीडियन मोड सब होता है, तो आधी प्रोबेबिलिटी इस तरफ होती है और आधी इस तरफ होती है। तो 0 के इस तरफ 0.5, तो अगर हमने 0 से यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो 0.5 ऐड करके हम -इन्फिनिटी से यहाँ तक की वैल्यू को बताते हैं। रिटर्न फॉर्म में इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी जेड इज़ लेस आर इक्वल टू जेड। इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट के नीचे का एरिया, तो इस पॉइंट के नीचे का एरिया कहाँ से, -इन्फिनिटी से जेड, और हम इस एफ जेड को इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालते हैं। जो भी आए नाम देते हैं इसको फाई जेड। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। इसको आप लोगों ने एक दो बार तो किया ही किया है, तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकता है। अब कल की क्लास में जो हम करने जा रहे थे, डिफ़िकल्टी लेवल में जेड की वैल्यू निकालने हैं। यानी हमने क्वेश्चन को डिफ़िकल्टी लेवल में कन्वर्ट किया था और उसकी मदद से निकालने क्या जा रहे थे, जेड की वैल्यू। यानी ऐसी वैल्यू जो नॉर्मल हो उस डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन अभी हम आपको समझाते हैं, पहले जो कॉमन चीज़ समझा रहे हैं वो समझ लीजिए। डिफ़िकल्टी लेवल में कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि किसी क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल निकालने का क्या तरीका है। हम उस क्वेश्चन को किसी एक ग्रुप को देंगे, उस ग्रुप में मान लो n पर्सन है। इस ग्रुप को जब हमने वो क्वेश्चन दिया तो ये माना कि क्वेश्चन जिस कैटेगरी का था, जिस टाइप का था, जिस तरीके का टेस्ट था, वो टेस्ट की एबिलिटी इन सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी ये सारे लोग उसकी नॉलेज रखते हैं। फिर टेस्ट जब स्टार्ट हुआ तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको ज़्यादा लोगों ने किया। अब अगर हम उसका प्रोपोर्शन निकालना चाहें तो मान लो आउट ऑफ 100 किसी क्वेश्चन को 90 लोगों ने कर लिया, तो ये हो गया इसका प्रोपोर्शन P1। अब जब नॉर्मल की स्केल पे हम इसको प्लॉट करना चाहेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी करना चाहेंगे, तो ये 90 लोगों ने जो किया इनको मानेंगे एरिया। तो कहाँ पे प्लॉट करेंगे? लेस आर इक्वल टू और ग्रेटर आर इक्वल टू दोनों में प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको ग्रेटर आर इक्वल टू पे प्लॉट करेंगे, यानी हम इन 90% लोगों को इस तरफ दिखाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन को सिर्फ 10% लोगों ने सॉल्व किया तो हम इसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे? वो 10% लोग कहाँ पे पाए जाएंगे? वो 10% लोग इस तरफ होंगे। हम इधर भी दिखा सकते थे इन 10% लोगों को नॉर्मल में, लेकिन इधर की वैल्यू होती नेगेटिव। फिर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको इस साइड ना दिखाकर इस साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी एक क्वेश्चन को सिर्फ 10% लोगों ने सॉल्व किया, तो अकॉर्डिंग टू यू इसका डिफ़िकल्टी लेवल हमेशा इससे तो ज़्यादा ही होगा जिसको 90 लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो अगर हम 10% लोगों के द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना चाहें तो क्या करेंगे? इस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पुट कर देंगे और इसको पुट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ की वैल्यू हमें क्या मिल रही है फ्रॉम द नॉर्मल एरिया कर्व। जो वैल्यू आएगी वो इन क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को किसके टर्म में बताएगी? जेड के टर्म में। अब कल वाले क्वेश्चन पीडीएफ को हम वापस से लाते हैं और वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल स्टार्ट हुआ था। फिर इस क्वेश्चन से कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी ये आपको समझाते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी, स्केलिंग का ये प्रोसीजर हम पढ़ने जा रहे थे, जबकि हम टेस्ट आइटम्स को उनकी डिफ़िकल्टी के टर्म्स में रखना चाहते हैं। तो डिफ़िकल्टी के टर्म्स में रखने का जो प्रोसेस अभी बताया सेम वही है, यहाँ से यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे आ जाते हैं यहाँ पर। इन फैक्ट पी समझ गए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आंसरिंग ith प्रॉब्लम करेक्टली, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेकन इन द ग्रुप, जितने लोग थे उनमें से ith प्रॉब्लम को कितने लोगों ने सॉल्व किया, ये किसी क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को बताएगा। अब पी छोटा है तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, पी बड़ा है तो क्वेश्चन ईजी। डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम इज यूजुअली डिफाइंड एज द मिनिमम एबिलिटी टू आंसर दिस आइटम करेक्टली। डिफ़िकल्टी वैल्यू किसी आइटम की क्या होती है कि उसको कितने कम लोगों ने सॉल्व किया है, अंडर द एजम्पशन दैट द एबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। इस बात को मानते हुए कि उस क्वेश्चन के लायक जो भी योग्यता चाहिए थी वो सब लोगों में बराबर थी। इफ़ पी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स आंसरिंग ith आइटम सक्सेसफुली, मान लो किसी एक ith प्रॉब्लम के लिए उसको सॉल्व करने वाले लोगों का प्रोपोर्शन है पी, देन इट्स डिफ़िकल्टी वैल्यू इज़ गिवन बाई। अब हम इसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू को कैसे निकालेंगे? जहाँ पर जेडाई क्या है? डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन, यानी हम इसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू को जेडाई के टर्म्स में निकालेंगे, जहाँ पर जेडाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है। कौन से इक्वेशन के थ्रू? इस इक्वेशन के थ्रू। हमने क्या पुट किया? प्रोबेबिलिटी जेड इज़ ग्रेटर देन जेडाई। अभी जो हमने आपको समझाया उसका ग्राफ हम फिर से बना रहे हैं। जितने कम लोगों ने सॉल्व किया वो इस तरफ हैं, और ये प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल की, और यहाँ पर वैल्यू है जेड की। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इससे बड़ा एरिया इसके बराबर रख देंगे। तो इससे बड़ा एरिया कब आएगा? जब हम कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। तो हमने सीधे सीधे लिखा रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन दिस वैल्यू इक्वल टू पी। बीच में जो लिखा है इसको भी मत देखो, पहले इक्वेशन समझो। यानी अगर हमको इसकी इस P1 यानी जो जिस भी क्वेश्चन का ये प्रोपोर्शन था उसके लिए नॉर्मल की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जितनी प्रोबेबिलिटी है
वो यहाँ रखेंगे और इस प्रोबेबिलिटी के लिए जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो होगा क्या, उस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल किसके टर्म में आ जाएगा, नॉर्मल के टर्म में। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? यानी प्रोबेबिलिटी तो हमने उठाई कहाँ से, क्वेश्चन से, प्रोपोर्शन से, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी की मदद से वैल्यू किसकी निकाली, नॉर्मल की निकाली। तो जब हम किसी प्रोबेबिलिटी पे नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में ही आ जाएगी। अब समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है इस पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक एसएनवी के पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे पीआई के बराबर। तो जब प्रोपोर्शन पता होगा तो हम एरिया टेबल से इस जेडाई की वैल्यू को ईजिली देख सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में अभी पता चलेंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इस वाले को समझ लेते हैं। डिफिकल्टी वैल्यू इज गिवन बाई, यहाँ पर हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं या जेड से भी डिनोट करते हैं, और डिफिकल्टी वैल्यू को कहते हैं कि वो इतना डिफिकल्ट था कि इस पॉइंट जेडाई से ज़्यादा था। अब जेडाई से कम होने पर वो आसान कैसे हो जाएगा, मान लो इतने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, तो अब की बार जेडाई क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया। और इस सिचुएशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वालों का प्रोपोर्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अब मान लो जेडाई यहाँ पे हो जाए तो प्रोपोर्शन और बढ़ गया। तो जेडाई इस स्केल पर जैसे जैसे इस तरफ आएगा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आसान होता जाएगा, और जैसे जैसे इस तरफ जाएगा क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। क्लियर? चलो, अब जब इक्वेशन आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। वेयर जेड फॉलोज नॉर्मल 0 1, जेडाइज आर नोन एज सिग्मा डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। इसीलिए वहाँ पर सिग्मा इंटरप्रिटेशन दिया गया था, क्योंकि इसका नाम बाद में सिग्मा के टर्म में लिखा जाता है। तो जेडाइज कैन बी रीड फ्रॉम द टेबल ऑफ एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। जेडाई को हम कहाँ से पा सकते हैं, किसी गिवन पीआई के लिए नॉर्मल टेबल की एरिया प्रॉपर्टी से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एरिया वाली टेबल से। और इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। और इसको बताते हैं कि मीन से सिग्मा डिस्टेंस पे ये है डिफिकल्टी लेवल में। जेड और सिग्मा स्कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविएशन फ्रॉम द मीन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आर कॉल्ड सिग्मा स्कोर। ये जो अभी हमने निकाला इसी स्कोर को हम सिग्मा स्कोर कहेंगे। डेविएशन फ्रॉम द मीन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में आएगा ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब एग्जाम्पल कराएंगे तो देखेंगे। और जेड स्कोर और रिड्यूस्ड स्कोर। रिड्यूस क्यों, क्योंकि एक्चुअल में वैल्यू कुछ और थी लेकिन हमने उसको रिड्यूस किस में कर लिया, नॉर्मल में। फॉर एग्जाम्पल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राय स्कोर एक्स। मान लो किसी आदमी का स्कोर था एक्स इन अ टेस्ट हैज़ अ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो मीन की वैल्यू ये, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये। देन सिग्मा स्कोर और जेड स्कोर कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ये जेड की वैल्यू, ये तो एसएनवी में कन्वर्ट किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मीन और सिग्मा अगर दे दिए जाएँ किसी डिस्ट्रीब्यूशन के और आपसे कहा जाए कि उस आदमी का रियल स्कोर क्या था, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। कैसे इक्वेशन बनेगी, x इक्वल टू सिग्मा जेड प्लस म्यू। आपको मीन पता है, मान लो 10 50 रख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 10, और सिग्मा की ये वैल्यू डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल की प्रॉपर्टी से आएगी। वो सिग्मा जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे हमको उस आदमी का रियल स्कोर पता चल जाएगा क्या था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे ये प्रूफ करके दिखाया गया कि इस जेड का मीन और वेरिएंस 0 और 1 कैसे होता है, जो आप लोग कई बार कर चुके हो। आई थिंक यहाँ कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अगर है तो बताओ। सभी लोग बताएंगे? नो सर। ठीक है, जिनको नहीं है ठीक है, जिनको है उनमें से कोई है क्या जिनको समस्या है? चलिए कोई नहीं है। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, तो सबको ही पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। नोट्स जब लिखे गए थे तो इसमें हर एक छोटी बात का ध्यान रखा गया था, बट आप लोग प्रीवियस वाला पढ़ के आए हो तो नॉलेज अच्छी है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। एग्ज़ाम में लिखते समय आप अप्रोप्रिएट मैटर ही लिखना, जहाँ लगे ज़रूरत लिखने की वहाँ लिख देना। नोट्स जो बने हुए हैं वो वैसे ही कंसाइज हैं, तो आप इनमें और काट छाट मत करना। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पढ़ोगे भूल जाओगे, जिनको भूल जाना उनको छोड़ देना, क्योंकि यूनिट 1 में अगर ये सारा मैटर है तो आपको लिखना भी यही सब पड़ेगा। और न्यूमेरिकल आए इसकी संभावना बहुत कम रहती है। न्यूमेरिकल ज़्यादातर इसमें पूछे नहीं जाते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ जेड, ऐसे ही करके पूछेंगे। ठीक है,
हैंस द मीन ऑफ अ सेट ऑफ सिग्मा स्कोर इज ऑलवेज जीरो एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूनिटी। तो जब भी किसी को हम जेड स्कोर में या सिग्मा स्कोर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका मीन जीरो और वेरिएंस 1 होता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्मा स्केल द एजम्पशन इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट अंडर कंसिडरेशन डिफर ओनली इन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी जब भी हम सिग्मा स्केल पर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं तो ये मानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिस भी ट्रेट का है वो केवल किस में डिफर करेगा, मीन एंड एसडी में। यानी हो सकता हो कि ग्रुप अलग अलग हो तो उनके मीन और वेरिएंसेस बदल जाएं, लेकिन नॉर्मल सब में मान के चलेंगे कि ट्रेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली इन द इंटायर ग्रुप। थ्योरेटिकली सिग्मा स्कोर विल बी फॉर मेकिंग वैलिड कंपैरिजन बिटवीन राय स्कोर्स। अब सिग्मा स्कोर जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो राय स्कोर का कंपैरिजन से ज़्यादा वैलिड इसका कंपैरिजन होगा। जब दो सिग्मा स्कोर को कंपेयर करेंगे तो रियल कंपैरिजन होगा, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ वैसी नहीं दिखेंगी जैसी रॉ में थी। रॉ से कन्वर्ट होकर ये जेड में आ गई हैं, यानी जिसका जैसा मीन रहा होगा वो सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू को नॉर्मलाइज कर लिया गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी वैल्यू को हम कन्वर्ट करें तो कोई बता सकता है कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? वैसे तो सबको पता है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -∞। लेकिन अगर हम x को नॉर्मल मानते हुए -3 से 3 लाई कराएं तो कितना एरिया कवर हो जाता है? 99 74। मतलब मैक्सिमम एरिया तो इसी के बीच में रहेगा। तो अगर हम किसी को नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इसी में रहेंगी। अब चाहे उसका मीन 100 रहा हो या फिर चाहे उसका मीन 30 रहा हो, तो आप देख रहे हैं 100 मीन वाला भी इसी रेंज में लाई करेगा, 30 मीन वाला भी इसी रेंज में लाई करेगा। तो जब जैसा डेटा हमको मिलेगा उसको जब हम नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो जब दोनों की रेंज सेम हो गई तो कंपैरिजन नहीं हो जाएगा आसानी से। और ये बात हमने कल समझाई भी थी कि जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं उसमें से ज़्यादा मीन घटाया गया और जो छोटी छोटी वैल्यूज़ थी उनमें से छोटा मीन घटाया गया। तो ओवरऑल वो वैल्यूज़ इस रेंज में लाई करेंगी क्योंकि नॉर्मल का कन्वर्जन लग गया है। मीन को घटाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो। आगे बढ़ते हैं। Theoretical sigma score will be for making valid comparison between raw scores. From practical point of view, they are less convenient to use than others due to following drawbacks. लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्मा स्कोर कभी कभी लेस कन्वीनियंट हो जाता है। क्या क्या कमियां हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? इन जनरल अबाउट 50% ऑफ राय स्कोर्स विल लाई बिलो मीन म्यू। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द सिग्मा स्कोर्स विल बी नेगेटिव इन साइन। तो साइन में निगेटिव आने की वजह से कंपैरिजन कभी कभी वैलिड नहीं रहते हैं, क्योंकि 50% एरिया क्या करता है, नीचे रहता है। इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ओरिजिन को और स्केल को चेंज कर देते हैं। तो जब ओरिजिन और स्केल को चेंज कर देते हैं तो इस सिग्मा स्कोर का नाम पड़ जाता है टी स्कोर। अभी आगे आप टी स्कोर जब पढ़ोगे तब देखोगे कैसे हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अनदर डिसएडवांटेज इज द वेरी लार्ज यूनिट, बोथ दीज ऑब्जेक्शन कैन बी ओवरकम। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, वेरी लार्ज यूनिट। जब भी कोई यूनिट बहुत बड़ी होगी रॉ स्कोर में तो वो कन्वर्ट होके -3 से 3 के बीच में आ जाएगी। और ऐसे समय में क्या होता है ना कि बहुत बड़ी का मतलब ये हुआ कि बाकियों से वो एब नॉर्मल थी। ऐसी क्वांटिटी जो बाकियों से एब नॉर्मल होती उसको आउटलियर कहते हैं। आउटलियर का नाम सुना तुम लोगों ने कभी? आउटलियर का मतलब होता है जिसको हम नॉर्मल कंसीडर ही ना कर सकें। जैसे सपोज दैट कि हर साल नंबर ऑफ़ डेथ, हमको एक डेटा मिला हर साल नंबर ऑफ़ डेथ, लेकिन किसी एक साल डेथ का नंबर बहुत हाई हो जाए ड्यू टू कोविड, ड्यू टू अर्थक्वेक, सुनामी, वार, ऐसी चीज़ें। तो उस वैल्यू को, यानी जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर नहीं कर पाते हैं। यानी जब हम सारी वैल्यूज़ को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो वैल्यू एबनॉर्मल रही होगी वो एग्जैक्ट जो बनना चाहिए ना जेड में, एग्जैक्ट वैल्यू जो बननी चाहिए वो नहीं बनती है, एबनॉर्मल रहती है और उसकी वजह से बाकियों पे फ़र्क पड़ता है। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी यूनिट बहुत बड़ी है तो वो सिग्मा स्कोर में रिफ्लेक्ट सही से नहीं होगी, मतलब डेटा में नॉर्मेलिटी रहनी चाहिए। बोथ दीज ऑब्जेक्शन कैन बी ओवरकम बाई एडिंग टू सिग्मा स्कोर अ कांस्टेंट म्यू डैश। यानी सिग्मा स्कोर में इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए एक कांस्टेंट म्यू ऐड कर देते हैं, इसको म्यू डैश लिखा गया, ठीक है, सो दैट ऑल ऑफ देम बिकम पॉजिटिव, इस तरीके से ताकि वो पॉजिटिव बन जाएं। तो कौन सी क्वांटिटी ऐड करोगे? मान लो सबसे छोटी वैल्यू आई -2.5, तो पूरी इक्वेशन में -2.5 ऐड कर दो तो ये 0, ये सबसे छोटी थी तो इसके ऊपर वाली अपने आप पॉजिटिव बन जाएंगी। कैसे? अभी करके दिखाएंगे।
बिकम पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाइंग देम अनदर कांस्टेंट सिग्मा, और हम इसको किसी स्टैंडर्ड वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ की वैल्यू 1/2 आई तो हम 20 से या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कंपैरिजन करने में आसान हो जाता है। से परफेक्टली बाई 10, यानी डेसिमल को हटाने के लिए सिर्फ ऐसा किया जा रहा है। टू मेक द यूनिट स्मॉलर एंड रेंज इन टोटल यूनिट्स ग्रेटर, द अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सिग्मा स्कोर टू अ न्यू स्केल विद म्यू डैश एंड स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा डैश। यानी ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो वैल्यूज़ हैं उनका कंपैरिजन आसानी से हो सके। और ये जो अमाउंट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिग्मा स्कोर पे, ये किसी न्यू स्केल पे हो रहा है, यानी हम इसमें नया मीन और नया स्टैंडर्ड डिवीजन लेके आए हैं। अब इस नए मीन और इस नए स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू क्या ली जाए, ये आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल जब लगेगा तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। चलिए स्टैंडर्ड स्कोर पे आते हैं। द सिग्मा स्कोर ट्रांसफॉर्मिंग टू न्यू मीन म्यू डैश एंड स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा डैश आर कॉल्ड स्टैंडर्ड स्कोर। जब भी हम किसी सिग्मा स्कोर या जेड स्कोर को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, उसमें एक मीन म्यू डैश ऐड करेंगे और एक स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करते ही उस स्कोर का नाम क्या पड़ जाएगा, स्टैंडर्ड स्कोर। तो स्टैंडर्ड स्कोर की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी तो थोड़ा सा पीछे जाकर पहले जेड स्कोर या सिग्मा स्कोर डिफाइन कर देना, फिर बताना स्टैंडर्ड स्कोर क्या होते हैं। डायरेक्ट लिखोगे तो डेफिनेशन बहुत छोटी रहेगी। सिमिलरली अगर टी स्कोर की डेफिनेशन पूछी जाए तो भी आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स था राय स्कोर को पहले कन्वर्ट किया गया एसएमबी में, तो ये रूल लगाया गया। और यहाँ पर एक्स डैश वो स्कोर है जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद में आएगा। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम म्यू डैश को ऐड करेंगे और सिग्मा डैश को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखने का जो तरीका होता है कि फार्मूला कैसे बने, वो फार्मूला ऐसे बनेगा कि हम नए ट्रांसफॉर्म वैल्यू को भी एसएनबी में कन्वर्ट करेंगे और राय स्कोर को भी एसएनबी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म करते समय जो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दिए जाएंगे वो यूज़ करेंगे, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे वो यूज़ करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नए स्कोर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये नए स्कोर की वैल्यू वही तो हुई कि सिग्मा स्कोर में कुछ जोड़ो और किसी से मल्टीप्लाई करो, यानी नए म्यू डैश से सिग्मा डैश से मल्टीप्लाई करना, म्यू डैश को ऐड करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये फार्मूला बनाने का तरीका था। इस वाले को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बताया भी गया कि ये जेड क्या है, इज द सिग्मा स्कोर करस्पॉन्डिंग टू द रॉय स्कोर एक्स। आगे बढ़ते हैं। अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ वन, यानी इसकी एक और फॉर्म होती है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इज एज फॉलोज, जो कि नए स्टैंडर्ड डिवीजन म्यू और पुराने स्टैंडर्ड डिवीजन म्यू के फॉर्म में होती है। तो ये कहीं से नहीं आ रही, बस वैल्यूज़ को वापस से जेड की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया गया। कैसे, आपको दिख रहा है ये एक्स की वैल्यू ये कैसे आएगी, एक्स डैश की फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इज फॉलोज। एक मिनट होल्ड करेंगे, मैं ज़रा इसको एक बार देख लूँ। चलो इस इक्वेशन 2 पे चर्चा करेंगे, पहले सवाल लगाते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है 5 प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाई, तो ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज लोगों का, जिन लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो पहली प्रॉब्लम को 15% लोगों ने, दूसरी को 34, 50%, 62, 80% रिस्पेक्टिवली ऑफ अ लार्ज अनसेलेक्टेड ग्रुप, यानी ये जो प्रोपोर्शंस आए हैं वो एक लार्ज ग्रुप के हैं। इफ़ द 0 पॉइंट ऑफ एबिलिटी इन दिस टेस्ट इज टेकन टू बी एट -3 सिग्मा, ये कह रहे हैं -3 सिग्मा को 0 ले लिया गया है, यानी ऐसा करने का एक ही मतलब है कि हम सबको प्लस में करना चाह रहे हैं। तो जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको 0 बनाने के लिए जो भी ऐड करोगे ये कहलाती है -3 सिग्मा वैल्यू, और इसको 0 बनाने के लिए हम इसमें 3 सिग्मा ऐड कर देंगे तो सारी वैल्यूज़ प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये अभी बाद में दिखी जाएगा क्वेश्चन में। इफ़ द 0 पॉइंट ऑफ एबिलिटी इन दिस टेस्ट इज टेकन टू बी -3 सिग्मा, यानी इसको 0 लिया गया है। व्हाट इज़ द सिग्मा वैल्यू ऑफ ईच प्रॉब्लम एज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बाकी सिग्मा की वैल्यू क्या होंगी जब इसको 0 मानते हुए मेज़र किया जाए। कंपेयर द डिफरेंस इन डिफिकल्टी बिटवीन ए एंड बी विद द डिफरेंस इन डिफिकल्टी बिटवीन डी एंड ई। जब हम नॉर्मल स्कोर में या जेड स्कोर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ए से बी में जो डिफ़िकल्टी है उसको कंपेयर करना है डी से ई की डिफ़िकल्टी से, यानी डी ई से कितना डिफ़िकल्ट है,
बी ए से कितना डिफिकल्ट है? क्या ये दोनों एक ही स्केल पे हैं या अलग अलग स्केल पे हैं? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अभी तक किसी को अगर कुछ ना समझ में आया तो बोलो। -3 सिग्मा लिमिट का कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए -3 सिग्मा लिमिट होती क्या है। जब भी हमको कोई डेटा दिया जाता है, रॉ स्कोर x, मान लो ये डेटा हमको दिया गया, तो हम इस डेटा का मीन निकाल लेंगे यानी एक्सपेक्टेशन x, हम उसको नाम म्यू दे देते हैं, और हम इसका वेरिएंस x निकाल लेंगे यानी सिग्मा स्क्वायर। जब वेरिएंस x आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा। अब जब हम इस x को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में तो रूल क्या लगाएंगे? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ऐसा रूल लगाने के बाद जब हम इस डेटा को प्लॉट करेंगे तो एक लाइन तो जीरो मिल जाएगी, जो किसकी होगी? म्यू की। जो ये म्यू था, ये जहाँ पर भी होगा वहाँ पर अब हमको जीरो मिल जाएगा जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। कैसे? समझ ही गए होंगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। पहले म्यू जहाँ रहा होगा, अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर म्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा ना। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ होंगी जो जीरो से छोटी आएंगी और कुछ होंगी जो जीरो से बड़ी आएंगी। तो दुनिया का कोई भी डेटा हो, जब आप उसमें से उसका मीन घटाओगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करोगे तो वो -3 से 3 की रेंज में मैक्सिमम डेटा आएगा। तो जो सबसे ज़्यादा डेटा आएगा वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में रहेगा? -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में जो डेटा रहता है उसका परसेंटेज कितना होता है? 68-26, यानी जितना भी डेटा रहा होगा उसमें से 68% इस रेंज में आएगा। इस रेंज को कहते हैं 1 सिग्मा लिमिट। ठीक है, मान लो आप इसको सिग्मा के टर्म में लिखना चाहते हो तो कुछ मत करो, केवल इससे इसका मीन घटाओ और इसको प्लॉट कर दो। अब प्लॉट करने पर सिग्मा की वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे माइनस सिग्मा और यहाँ लिखेंगे प्लस सिग्मा। यहाँ लिखेंगे -2 सिग्मा, यहाँ लिखेंगे +2 सिग्मा, यहाँ लिखेंगे 3 सिग्मा और यहाँ -3 सिग्मा। यानी हमने डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन निकाला और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं? x माइनस म्यू की वैल्यू को रियल लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, और जब इसको रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये देखेंगे कि इसके बीच में 68-26 एरिया था, इसके बीच में 95-44 95.44। तो डेटा कोई भी हो, रेंज हमेशा यही रहेगी और मैक्सिमम डेटा इस रेंज में लाई करता है। तो जो पहली वाली बनती है इसको हम कहते हैं 1 सिग्मा लिमिट, और ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि 1 सिग्मा लिमिट में इतना % एरिया, इतना % डेटा लाई करेगा, कैसा भी डेटा हो नॉर्मल में कन्वर्ट होने के बाद। 2 सिग्मा लिमिट में कितना डेटा लाई करेगा? 95.44। एंड 3 सिग्मा लिमिट में कितना डेटा लाई करेगा? 99.74। अब अगर -3 सिग्मा को हम जीरो मानेंगे तो पूरी इक्वेशन में क्या ऐड कर देंगे? 3 सिग्मा, तो ये जीरो बन गया। यहाँ 3 सिग्मा ऐड करेंगे तो सिग्मा, यहाँ ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा, जीरो में अगर ऐड करेंगे तो 3 सिग्मा, यहाँ अगर ऐड करेंगे 3 सिग्मा को तो 4 सिग्मा, यहाँ किया तो 5 सिग्मा और यहाँ किया तो 6 सिग्मा। यानी जब हम इसको जीरो मानेंगे तो हमारे सारे स्कोर ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? वो भी क्वेश्चन में करके भी दिखाएंगे आपको। तो अभी आपको ये समझ में आया कि -3 सिग्मा को जीरो कहने का क्या मतलब था। उसको ओरिजिन कहने का ये मतलब था कि सबसे नेगेटिव वैल्यू को जब जीरो मानोगे तो उसके ऊपर की जितनी वैल्यूज होंगी वो सब क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। ओके, यस सर। ठीक है, अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पर। तो हमको जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। 5 प्रॉब्लम्स थी, उनका हमको प्रोपोर्शंस दिया है जो लोगों ने सॉल्व किया। तो P1 की वैल्यू 0.15 है। अब अगर हम P1 की वैल्यू के लिए Z निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अभी तक आपने जो पढ़ा बस उसको यूज़ करिए। P1 की वैल्यू को हम पहली चीज़ तो दर्शाएंगे किधर? इस तरफ। कितना ही है? 0.15। तो अब हम नॉर्मल की टेबल से वो वैल्यू देखेंगे जिसके बाद का एरिया 0.15 हो। तो जब बाद का 0.15 है तो पहले का कितना होगा? 0.85। और नॉर्मल की टेबल कहाँ से कहाँ तक रहती है? या तो -∞ से यहाँ तक रहती है या तो 0 से यहाँ तक रहती है। तो अगर हमको 0 वाली वैल्यू मिलेगी तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.35 में, क्योंकि 0.5 हटा देंगे। अगर -∞ वाली है तो हम सीधे 0.85 देख लेंगे। तो जब हम नॉर्मल की टेबल पर जाएंगे और 85% एरिया पे Z की वैल्यू देखेंगे तो हमको मिल जाएगी P1 प्रोपोर्शन के लिए Z स्कोर। क्लियर?
चलिए अब आपको टेबल ओपन करके दिखाते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो ये वो टेबल है जो स्टार्ट होती है -∞ से। अब अभी हमको जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें इस तरफ हमने 0.15 छोड़ा था और इस तरफ हमको 0.85 चाहिए था। तो आप इस टेबल में सर्च करो 0.85 के जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है वो कहाँ पे है। तो 85314 85083 सबसे नियरेस्ट वैल्यू ये है जो 85 से केवल 0.00083 ज़्यादा है, दिख गई। अगर हम इसको नियरेस्ट मान लें तो ये कितना कम है 49 यानी 51 यानी ये 151 कम है, लेकिन ये वाली सिर्फ 0.00083 ज़्यादा है। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी 85 की, ये होगी। अब इसमें ज़रा जेड की वैल्यू बताओ कितनी है, कितनी है जेड की वैल्यू, कौन बताएगा। 1.0 और इसमें 0.04 ऐड कर लो तो कितना हो गया 1.04 हुआ। अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन पर। तो ये तो आपने टेबल से वैल्यू देखना जाना। अगर आप कैलकुलेटर में पुट करके डालते कि 0.85 एरिया कवर करने वाली जेड की वैल्यू क्या है तो भी ये हमको मिल जाती। अब आते हैं ज़रा वापस से क्वेश्चन पे। तो देखिए पहली वैल्यू Z1 की क्या आई है। पहले तो इन्होंने इक्वेशन को कन्वर्ट किया 0.15 को इस तरीके से, जो आपको मैं समझा चुका हूँ। 0 से Z1 तक 0.35 होगा, कैसे, क्लियर है सबको कि नहीं बताओ। हाँ या ना जल्दी बोलो तो आगे बढ़ें। किसका किसका ना है, ये था 0.015 तो इसके नीचे 0.85। अब 85 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 1.5 और 1.35। तो 0 से Z तक कितना आया 0.35 आया, क्लियर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस टर्म में लिखा गया और यहाँ पे कोई इसका मकसद नहीं है। अब देखो जरा Z1 की वैल्यू क्या आई, कितनी आई Z1 की वैल्यू 1.0। और अभी हमने टेबल से भी बिल्कुल यही वैल्यू निकाली थी। तो आप सबको ये क्लियर हो गया कि जो प्रोपोर्शन दिया जाता है क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल दिया, माइक ऑफ कर लो सब लोग अपना, डिफ़िकल्टी लेवल दिया जाता है उससे हम नॉर्मल की वैल्यू को टेबल से ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलो अगर ये आप लोग सीख चुके हो तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमको टेबल से वैल्यू देख के बताना है। तो अगली P2 वैल्यू दी है 0.34 और इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो भी रफ वर्क करना पड़े वो आप पेन से अपनी कॉपी पे करिए और मुझे बताइए कि इस P2 प्रोपोर्शन के लिए नॉर्मल में Z की वैल्यू क्या होगी। स्टार्ट, हम टेबल ओपन कर रहे हैं, आप बताइए। चलिए ये टेबल है आपके पास और आपको 0.34 प्रोपोर्शन दिया हुआ है और बताना है Z की वैल्यू। जीरो पॉइंट 43। चलो आपकी वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं 0.43, मे बी राइट और रॉन्ग। बाकी और कोई, हमारा जो P था हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0.34 था ये। बाकी लोग बोलें, क्या समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया तो हम एक और बताएं फिर अगले की आप लोग बताना। हाँ सर यही 0.43 रहेगा। 0.43 रहेगा। चलो सबसे पहले हम P1 को प्लॉट करते हैं और किसी का कोई आंसर हो तो बोल सकता है क्योंकि 0.41। हाँ वेरी गुड, हम यही तो सुनना चाह रहे थे कि कोई और दूसरा आंसर भी तो दे। ठीक है, एक आंसर 0.41 आया है, और कोई। चलो देखते हैं, हमने ये बनाया नॉर्मल का कर्व और इधर हमने छोड़ दिया 0.34, तो इधर कितना बचा 0.66 है ना। अब 0.66 के जो सबसे करीब वैल्यू हो वो कौन सी है, तो आपने चूज की थी ये वाली 0.41 सबसे करीब है, नियरेस्ट वैल्यू लेना है क्योंकि टेबल में हम एग्जैक्ट नहीं पा सकते। एग्जैक्ट के लिए हमको करना पड़ेगा यूज़ कैलकुलेटर का, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो आप टेबल से निकालना सीखिए, ज़्यादा बेहतर है। तो अब सभी लोग बताओ कि 0.66 के ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू ये वाली है कि ये वाली है।
0.41 सर। गलत रीड किया ना, 0.41 होगी। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ वैल्यू क्या दी गई है। तो नेक्स्ट वाले के लिए 3 4 के लिए Z2 की वैल्यू क्या दी गई है, 0.42। 0.42 देने का ये रीज़न है कि जब कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट की गई होगी तो डेसिमल में जो बाद वाले पॉइंट्स होते होंगे ना वो 5 से ज़्यादा आ रहे होंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम में टेबल से 0.41 लिखी है तो वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट निकलता नहीं तो अप्रॉक्सीमेट में आप 0.41 लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है 0.50। इसके लिए कौन बताएगा जेड की वैल्यू, देखते हैं कौन बताएगा। अगला जीरो, बिल्कुल सही है। 0 सर। इसके लिए जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलो एक तो आपने डायरेक्टली निकाल ली। नेक्स्ट है 0.62। अब इसके लिए देखते हैं कौन बताएगा। अब की बार प्रोपोर्शन 0.62 है और हम टेबल ओपन कर रहे हैं और आपको अपना दिमाग लगाना है कि इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे। स्टार्ट। 0.62 इज द प्रोपोर्शन। चलो वेट कर रहे हैं, जब आंसर आए तो पहले यस बोलना फिर बताना। वेल आप अच्छे से जानते हो कैसे आप कैलकुलेशन कर पाओगे, ये देखना है मुझे कि प्रोपोर्शन 0.62 के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अगर किसी से बिल्कुल भी ना हो रहा हो तो वो बोल देगा तुरंत, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कर रहे हो तो ठीक, हम लोग वेट करेंगे। सर हाँ, स्टूडियो का एक आंसर आया 0.32 कितना 0.32 लिखा है। 0.32, चलो उसका भी हम मान ले रहे हैं। और किसी का कोई, जितने लोग नहीं निकाल पा रहे हैं वो ग्राफ बनाओ, आंसर निकल जाएगा। सर -0.31। चलो ये भी मान लेते हैं। फिलहाल आंसर सबके नियर अबाउट आ रहे हैं तो हम सबके आंसर को करेक्ट मान सकते हैं। 0.62 का मतलब यहाँ तक 0.5 होता है और हमको इधर से लेना है और जेड की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो 0.5 होने के बाद ये कितना हो गया, 0.12, तभी तो 0.62 बनेगा। यानी हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, लेकिन हमारे पास जो टेबल्स होती हैं वो प्लस का पॉइंट बताती हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0.12 इस तरफ देख लेंगे और ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री जो भी ये वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस लगाओगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। क्लियर। तो अब टेबल में हमको कौन सा एरिया देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 और प्लस 0.12 यानी 0.62 देखना है सीधे सीधे। तो 0.62 कहाँ पे मिलेगा, जो सबसे नियरेस्ट हो 0.62। ये तो 172 ज़्यादा हो गया, 0.00 172 791। इसको अगर हम देखें तो 172 यहाँ पर था और यहाँ पर कितना हो रहा है 119, नहीं 219 हो रहा है, ये और ज़्यादा हो जाएगा, ये डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा। तो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है वो ये वाली है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये पॉइंट, डिफरेंस ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दूरी, अगर हम स्केल पे दूरी देखें तो ये वाली दूरी ज़्यादा है और ये वाली उससे कम है, क्योंकि इसका Yes, sir, इसकी yes. दूरी 1.172 है जबकि इसकी दूरी है 211। तो जो नियर होगा वो लेंगे, है ना। समझ गया सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लेने 0.31। अब चल के देखते हैं कि कितना दिया है वहाँ पर। तो 62 यानी P4 के लिए जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, तो P4 के लिए जेड की वैल्यू है 0.31 माइनस में, सबको दिख गई माइनस में। ये कैसे निकालते हैं, इन पे मत जाना, तुमने जो फॉलो किया है उसके थ्रू निकालना, ठीक है। फ्रॉम द टेबल ऑफ एरिया, फ्रॉम द एरिया टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव जेड 0.31 माइनस 0.31 फॉर P इक्वल टू 0.62। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है 0.80। अब इसकी सब लोग निकाल लेना, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, करके देखना, जब ना आए तो मुझे बताना। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है -0.84, किसकी, 80% वाले की। आपने जितने प्रोपोर्शंस दिए हुए थे सबको किस में कन्वर्ट कर लिया, जेड स्कोर में। अब हम बनाने जा रहे हैं सिग्मा स्कोर या जेड स्कोर। चलिए देखिए,
5 क्वेश्चन से ABCD, और इनके लिए जो Z की वैल्यू आई जिसको सिग्मा डिस्टेंस कह रहे हो वो यहाँ पे है 1.04.42। सिग्मा डिस्टेंस इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये अभी अभी हमने बताया इधर से इधर जाने पर अगर हम -1 गए तो इसको कहते हैं माइनस सिग्मा, अगर सॉरी प्लस सिग्मा, और अगर इस तरफ गए तो इसको माइनस सिग्मा, फिर अगर 2 यूनिट गए तो +2 सिग्मा और -2 सिग्मा। यानी जब मीन को 0 और सिग्मा को 1 ले लेते हैं या सिग्मा को सिग्मा रहने दो तो इस स्केल पे जितनी भी दूरी होती है वो इसी के टर्म में आती है, इसीलिए इसको सिग्मा डिस्टेंस कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो ये पॉइंट यहाँ से इतने सिग्मा डिस्टेंस की यूनिट पर है। सिग्मा की वैल्यू अगर 1 है तो सिग्मा डिस्टेंस ही कहा जाएगा, बट उसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो सिग्मा डिस्टेंस फ्रॉम मीन 0 है, और वहाँ से सिग्मा डिस्टेंस क्वेश्चन ए की आई 1.04, 0.42, 0 माइनस दिस एंड प्लस दिस। अब हम क्या करेंगे, -3 सिग्मा पे कहा गया था इसको 0 मानो, तो -3 सिग्मा 0 मानने का मतलब पूरी क्वांटिटी में इतना ही ऐड कर दो तो ये 0 बन जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू 1 है तो 3 ऐड कर दो। तो सिग्मा डिस्टेंस फ्रॉम आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट दिस, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में 3 ऐड कर देंगे, तो ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। डिफिकल्टी लेवल आ गया, सबको क्लियर। अब यहाँ से इंटरप्रिटेशन क्या दोगे, यस सर। ये सिग्मा डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होंगी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर ए सबसे डिफिकल्ट है और क्वेश्चन नंबर ई सबसे आसान है, क्योंकि इसका जेड वैल्यू या सिग्मा स्कोर जब आर्बिट्रेरी 0 कहाँ पर लिया गया, -3 पर, तो ये सबसे कम आया। तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन। अब एक क्वेश्चन था कि ए से बी की डिफिकल्टी का जो डिफरेंस है क्या वो डी से ई के कंपैरिजन में क्या है, देखते हैं। तो द डिफरेंस इन डिफिकल्टी बिटवीन ए टू बी, ए से बी की डिफिकल्टी का डिफरेंस कितना हो गया 0.62, यानी ए बी से 0.62 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है। और इसी तरीके से डी और ई का जब निकाला गया तो ये 0.53 आया। ओरिजिनल वैल्यू से चाहो निकालो, चाहो इसको यहाँ से निकालो, दोनों से आएगा। इसके बाद दोनों का जब प्रोपोर्शन लिया गया तो आया 1.2, और इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, द डिफिकल्टी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी ए से बी में जो डिफिकल्टी थी और डी से ई में जो डिफिकल्टी थी, तो ए से बी की डिफिकल्टी 1.2 टाइम्स ग्रेटर थी डिफिकल्टी डी से ई की। ये इंटरप्रिटेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 8.2। तो आज का होमवर्क आपका ये है कि बस इस क्वेश्चन को घर पे देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत लगती है तो कल इसका डिस्कशन करेंगे, नहीं लगती है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनमें जितने क्वेश्चंस हैं आप सारे चाहो तो देख सकते हो, और अगर कहीं कोई समस्या होगी तो हम अगली क्लास में इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और एक पॉइंट जो आज रह गया है ये वाला, इसको कल हम डिक्टेट करेंगे। यहाँ पर जो रिमार्क में या ये लिखा था इक्वेशन नंबर 2 कैसे आई, तो इस पर कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे कल सेम टाइम पे।